एयरबस से C295 एयरक्राफ्ट को खरीदने से इससे भारत को किस तरीके से फायदा होने वाला है और ये पुराने एवरो एयरक्राफ्ट से किस किस सेगमेंट में बेहतर होने वाले हैं। फ्रांस की तरफ से अभी पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट में भारत को खुले तौर पर समर्थन करने का स्टेटमेंट दिया गया है। चाइना की तरफ से अभी लद्दाख में अपने जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है, जिसमें चाइनीज सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मल्टीपल एक्सरसाइज के साथ साथ साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंत में चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच भारत की तरफ से अभी 2 सेपरेट ऑफेंसिव स्ट्राइक कोर को भारत और चाइना की बॉर्डर में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट C295 एयरक्राफ्ट्स को लेकर। कुछ दिन पहले अपडेट सामने आया था कि भारत की तरफ से अभी जल्दी से ही 56 C295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया जाएगा। ये डील काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था और इसके साइन होने के बाद ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के एवरो HS-748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। अभी हमारे पास ऐसे 60 एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनकी उम्र अभी 35 से 58 साल तक हो चुकी है, जिस वजह से अभी इनको रिप्लेस करने की काफी जरूरत है। अब बीच में HAL की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का भी ऑफर दिया गया था, जिसमें HAL की तरफ से नेवरो एयरक्राफ्ट में कंप्लीट नए एवियोनिक्स सिस्टम के साथ साथ इसमें एक नए पावरफुल इंजन को भी इंस्टॉल करने का ऑफर दिया गया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस ऑफर को लेकर कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था। अब अगर C295 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इसके बारे में एयरबस का कहना है कि एयरक्राफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ये अपने साथ लगभग 6 टन के आसपास की लोड को कैरी कर सकता है, जिसमें 72 नॉर्मल ट्रूप्स को कैरी किया जा सकता है या फिर 50 पैराट्रूपर्स को कैरी किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट को शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स में ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि लैंड कराया जा सकता है या फिर टेक ऑफ कराया जा सकता है और ये काफी छोटे साइज के रनवे से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एयरबस के मुताबिक इसको ऑपरेट करने के लिए बस 670 मीटर की रनवे काफी होती है, जो कि इसकी साइज के हिसाब से काफी बढ़िया है। अभी अगर भारत की तरफ से ऐसे 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो इसकी पहले 16 यूनिट्स को एयरबस की स्पेन बेस्ड फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी 40 यूनिट्स को टाटा ग्रुप के साथ टाई अप करके भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 56 एयरक्राफ्ट ही खरीदे नहीं जाएंगे और ये नंबर आगे चल के बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड को भी इसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की जरूरत है और इनिशियली इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऐसे 6 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है और उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में ऐसे 19 एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाएगा, जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अपनी AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से और ये एक बुरी खबर है। कल रात को एक खबर सामने आया था कि इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ के एक ऑफिसर लापता हो गए थे। इनका नाम कैप्टन अंकित गुप्ता है, जो कि 10 पैरा के ऑफिसर थे और यह हादसा तब हुआ जब जोधपुर में 10 पैरा एसएफ की तरफ से एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था। इस दौरान कैप्टन अंकित गुप्ता अपने बाकी यूनिट के साथ अपने हेलीकॉप्टर से जोधपुर की कल्याण लेक में छलांग लगाए थे, लेकिन अपने बाकी साथियों के साथ वो वापस नहीं आए थे। अब जैसे ये बात पता लगा तो तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया था। अभी जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा था, इसमें पानी में डूबने वाले इंसान को कैसे रेस्क्यू किया जाए उस तरीके की ट्रेनिंग किया जा रहा था और इसमें जंप करने वाले हर एक ऑफिसर को पानी में जंप करने के बाद डूबने वाले इंसान को रेस्क्यू करना था और अपने हेलीकॉप्टर में वापस आना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ऑपरेशन में कैप्टन अंकित गुप्ता खुद लापता हो गए थे और संदेह किया गया था कि वो पानी में डूब गए थे। कुछ का ये भी कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैप्टन अंकित गुप्ता रेस्क्यू टीम के हाथ पकड़कर वापस आ रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में जाते वक्त वो वापस पानी में गिर गए थे, जिसके बाद उनका पता नहीं चल पाया है। इसके बाद पैरा एसएफ की तरफ से अपने लेवल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया था और फिर अभी स्पेशलाइज्ड डाइविंग टीम को भी बुलाया गया था, जिनकी मदद से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगला अपडेट मलेशिया के फॉर्मर पीएम महातिर मोहम्मद को लेके है। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को और कश्मीर इशू को टारगेट करने के लिए मुस्लिम देश का समर्थन ढूंढता आ रहा था और इसमें से मलेशिया एक ऐसा देश था जो कि पहले से ही कश्मीर इशू में पाकिस्तान को समर्थन करता आ रहा था और ये तब ज्यादा पीक पर था जब महातिर मोहम्मद मलेशिया के पीएम थे। अभी यूएस बेस्ड काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट यानी कि CEP की तरफ से दुनिया की टॉप 20 एक्सट्रीमिस्ट का एक लिस्ट तैयार किया गया था और मजे की बात तो ये कि इस लिस्ट में महातिर मोहम्मद को भी ऐड किया गया था
और वो इस लिस्ट में 14 नंबर पे मौजूद थे। साथ ही इसमें फलस्तीन के सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह को भी शामिल किया गया था और इसके अलावा जो नाम इसमें मौजूद थे वो सभी के सभी किसी न किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। पर इसमें महातिर मोहम्मद के नाम को जोड़ने के पीछे क्या एग्जैक्ट वजह है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले महातिर मोहम्मद सीधे तौर पर कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन ना ये बार बार कश्मीर इशू को लेकर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते आ रहे थे और आखिर बार इन्होंने फ्रांस में हुई आतंकवादी हरकतों का सीधे तौर पर समर्थन किया था। तो हो सकता है उसको बेस करके इनको इस लिस्ट में ऐड किया गया था और मेरे हिसाब से अगर इसको ऐड किया गया है तो इस लिस्ट में इमरान खान को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ऐसे कामों को अंजाम देते हैं और फ्रांस में हुई आतंकवादी एक्टिविटी को भी वो खुले तौर पर समर्थन कर रहे थे। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके। अब सबको कल मैंने बताया था कि फ्रांस और भारत के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग आज होने वाली थी, जिसमें फ्रांस और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच एक मीटिंग अरेंज किया गया था। इसमें मेनली दोनों देशों के बायलैटरल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इशू को लेकर डिस्कशन किया गया था और इसी दौरान फ्रांस की तरफ से लगभग हर मामले में भारत का समर्थन किया गया है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर चाइना के खिलाफ हो। वैसे पाकिस्तान के खिलाफ जाने के लिए फ्रांस के पास पहले तो ठोस वजह मौजूद थे, लेकिन अभी चाइना के खिलाफ भी फ्रांस की तरफ खुलकर भारत का समर्थन किया गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर इमानुएल बोनी ने बताया कि वो हमेशा से ही भारत को कश्मीर इशू को लेकर सपोर्ट करते आ रहे हैं और अभी जो चाइना भारत के खिलाफ कर रहा है इसका भी फ्रांस विरोध करता है और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं और वो खुले तौर पर इसमें चाइना का विरोध कर रहे हैं। और हिमालयन रीजन में चाइना अभी जो कर रहा है इससे में चाइना को अपनी एग्रेसिवनेस को कम करने की जरूरत है और ऐसा फ्रांस की तरफ से कहा गया है। इसी दौरान न्यू दिल्ली में स्पीच देते हुए बोनी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट किया है कि चाइना के लिए सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कुछ स्पेशल नियम को बनाना चाहिए और उसे चाइना को मानकर चलना पड़ेगा, वरना चाइना अभी जैसे अपनी मनमानी करता जा रहा है और अगर इसको आगे चाइना करता रहता है तो इसका परिणाम चाइना को भुगतना पड़ सकता है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो बोनी ने बताया कि फ्रांस और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफी खराब हो चुकी है और अभी फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड करना और स्पेयर सप्लाई करने के लिए इनकार कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की सबसे एडवांस अगुस्ता क्लास की सबमरीन और उनकी मिराज फाइटर जेट्स को मजबूरन पाकिस्तान को आगे चल के ग्राउंडेड करना पड़ सकता है। जबकि भारत और फ्रांस के रिलेशन की बात करें तो ये दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से गाइडेड रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग की गई है, जिसका नाम फतेह-1 सिस्टम है। पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर के मुताबिक ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि 140 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगेन ये गाइडेड सिस्टम है, यानी कि इससे पाकिस्तान को प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल सकती है। अब इसके आगे इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या फतेह-1 सिस्टम के बारे में पाकिस्तान की तरफ से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और ये भारत के खिलाफ उनको प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दिला सकता है। अब हालांकि बताने के लिए पाकिस्तान का एक इंडिजिनस सिस्टम है, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज मेड A100 सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि 100 किलोमीटर तक या फिर मुश्किल से 130 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अब अगर इन सिस्टम को भारत की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या पिनाका रॉकेट सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे पिनाका रॉकेट्स की मार्क 2 वेरिएंट 90 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और जो मार्क 3 वेरिएंट अभी डेवलप किया जा रहा है वो 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की फतेह-1 सिस्टम उनको भारत की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के मुकाबले बेहतर रेंज प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन जब तक इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश नहीं किया जाता है तो इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। भारत और चाइना के बीच चल रही फेसअप के दौरान चाइना की तरफ से हाल ही में नए जवानों को अपनी फोर्स में शामिल किया जा रहा है और साथ ही लद्दाख में जिन ट्रूप्स को चाइना की तरफ से डिप्लॉय करके रखा गया है उनको भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कई चाइनीज सोल्जर्स को लद्दाख की विंटर काफ़ी दिक्कत दे रहा है और इसमें उनको फीवर आने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। इसी दौरान चाइना की तरफ से अपने जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया, जिनको कुछ स्पेशली प्लेट्यू ऑपरेशन को नजर में रखकर दिया जा रहा है। ग्लोबल टाइम की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी साइंटिफिक तरीके से अपने जवानों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उनकी बॉडी को हाई अल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और इसमें उनको कंट्रोल इंटेंसिटी के साथ फिजिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें जो पहला स्टेप है वो हाई अल्टीट्यूड सीखनेस है और इससे निपटने के लिए चाइनीज ट्रूप्स को सबसे पहले से बर्फीले रीजन में फैमिलियर कराया जा रहा है और उनकी इम्यून सिस्टम को इस रीजन के हिसाब से एडजस्ट कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरे स्टेप में उनको प्लेट्यू ऑपरेशन के लिए फिट किया जा रहा है, जिसमें नॉर्मल जॉगिंग, मिलिट्री स्पोर्ट ट्रेनिंग, स्लोप रनिंग जैसे एक्सरसाइज कराया जा रहा है और इसके बाद उनको शॉर्ट स्प्रिंट रनिंग कराया जा रहा है, जो कि
मैक्सिमम 50 से लेकर 80 मीटर तक किया जाता है और इसमें उनको फुल स्पीड में नहीं बल्कि 70 से 80% के स्पीड में स्प्रिंट लगाने के लिए कहा जाता है। और इस तरीके की एक्सरसाइज से उनकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ उनकी लंग्स की कैपेसिटी भी बेहतर होने वाली है। तीसरे स्टेज में उनको लिफ्टिंग कराया जाता है जिससे उनकी मसल पावर बढ़ने वाली है और ये ऐसे रीजन के लिए काफी जरूरी होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जवानों को वेट ट्रेनिंग के साथ साथ चढ़ाई करना पड़ता है, जिस वजह से उनकी लेग, थाई, कमर और बैक की मसल स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। और अंत में उनको लगभग 30 केजी के लोड के साथ लगभग सी लेवल से 2000 मीटर की ऊंचाई में लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक कराया जाता है, जिसको कंप्लीट करने में 1 से 2 दिन तक का वक्त लग जाता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी लद्दाख में चाइना के साथ चल रही तनाव के दौरान चाइना को फेस करने के लिए अपने 2 मेजर स्ट्राइक कोर को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने का प्लान किया जा रहा है और अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग कोर है उसको स्लाइटली बदलकर इनको चाइना को फेस करने के लिए डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है, जिसमें अभी फर्स्ट कोर और 17 कोर को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान किया जा रहा है। अभी आर्मी के पास 4 मेजर स्ट्राइक कोर मौजूद है जो कि मथुरा की फर्स्ट कोर, अंबाला की 2nd कोर, भोपाल की 21 कोर और पनागढ़ की 17 कोर है। इसमें पनागढ़ की 17 कोर हमारा इकलौता माउंटेन स्ट्राइक कोर है जिसको स्पेशली चाइना को एम करके तैयार किया गया था और इसको मेनली ईस्टर्न साइड में डिप्लॉय करने के लिए रेज किया गया था, जो कि सिक्किम से लेके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चाइना की बॉर्डर को कवर करने के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। बाकी अगर नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला पार्ट आता है और यहाँ पर भारत की तरफ से अभी एक और कोर को तैनात करने का प्लान किया गया है। अभी हमारी 1st, 2nd और 21 कोर पाकिस्तान को फेस करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है और सिर्फ 17 कोर को यहाँ पे चाइना के लिए तैनात किया गया है। लेकिन अभी 1st कोर को मॉडिफाई करके इसको चाइना के साइड में तैनात करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें 2 इन्फेंट्री डिवीजन और 1 आर्मर्ड डिवीजन मौजूद रहने वाला है और इसे नॉर्दर्न एरिया में तैनात किया जाएगा। बाकी 17 कोर को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, जिसमें अभी इसमें एडिशनल डिवीजन और एक सेपरेट आर्टिलरी डिवीजन को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा अभी आर्मी की तरफ से सिर्फ चाइना को फेस करने के लिए और चाइना के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए एक और कोर को भी तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि मेनली हमारी सेंट्रल कमांड के अंदर रहने वाली है और इसे चाइना की तरफ से किए जाने वाले कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।